अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक कौमी मामला है और दूसरा आलमी सतह का, वो भी क़त्ल आम यानी गाज़ा से मेरी मुराद है। गाज़ा की सूरत हाल पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देश की बात करेंगे और देश का इंतहाई अहम तरीन मामला है। अगर हम इस पर तवज्जो दें और जिस तरह से इस मामले को उठाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, बिलखुसूस कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जानिब से, जिस तरह के सवालात इलेक्शन कमीशन पर खड़े किए गए हैं, सवाल हमारा ये भी है कि क्या ये उतना अहम नहीं है और उतना संजीदगी से इसको ना लिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के हवाले से बीजेपी का ये कहना है कि अब तक जितने भी इन्होंने सवालात रेज़ किए हैं, इसमें इनको हतक हुई है अदालतों में, अदालतों की जानिब से और जजेस की जानिब से इनको सरजनिश भी की गई है। बहुत सारे मामलात हैं तो सीरियस न लिया जाए, लेकिन ये जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में किसी को भी सवाल उठाने का पूरा पूरा हक़ है और इसी एतबार से अगर हम देखें तो लोकसभा में अपोजिशन कायद हैं राहुल गांधी, और उनका ये जो दावा है वो भी ऐसे ही ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर एक रिसर्च, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिए जाने वाले और बाज़ाब्ता तौर पर जो यानी रिसर्च के लिए, तहक़ीक़ के लिए जो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो 6 महीने तक मेहनत की गई और उसके बाद एक सैंपल सर्वे के तौर पर एक अपने दावे को वो पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल हम बहैसियत सहाफ़ी ज़रूर जो सवालात खड़े किए जा रहे हैं और हमें भी पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका जवाब देगी। सरकार ना सही, क्योंकि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अगर SIR के हवाले से पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन के अख्तियार के तहत है, तो ठीक है सरकार ना दे, लेकिन सरकार पर जो इल्ज़ाम आयद हो रहा है उसका वो जवाब दे ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर निशाना दिया जाएगा, क्योंकि ये लोगों के वोट का मामला है। सिर्फ वोट का मामला नहीं है बल्कि लोगों के एतमाद का मामला है। सिर्फ एतमाद का मामला नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया की साख पर, उसकी बुनियादों पर ये सवाल आकर रुके हुए हैं, तो जवाब देना लाजिम है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और इसी से आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एडवोकेट, समाजी जहदकार, सियासी तजियाकार, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इससे पहले कि हम मौजूद मेहमान से बातचीत का आगाज़ करें, मैं पैनल से चाहूँगा कि पहले एक 8 मिनट का होगा जो सवालात, वैसे तो प्रेजेंटेशन आपने देखा है, लेकिन ये एक उनका बयान, एक तज़िया है कि किस तरह की रिसर्च रही, वो सुने। उसके बाद फिर हम सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे बल्कि बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी के सारे दावों को जो है सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। तो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको भी आप सुने। पहले राहुल गांधी को सुन लें, क्या कह रहे हैं, क्या सवालात खड़े कर रहे हैं, उसके बाद फिर बहरहाल बीजेपी जिस तरह से मुस्तरद कर रही है इन दावों को, वो भी सुने। उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया
वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके
2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं नहीं, मुझे आइडिया नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताइए आप कितनी बार जनता की नजर में असत्य बोलते हुए या झूठ बोलते हुए पाए जाएंगे। जब बयान आया था कि भारत के, मैं अभी से शुरू करता हूं और आपको केवल कुछ उदाहरण देता हूं, देश की जनता अपने आप इस पर निर्णय ले। अभी भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 विमान गिराए थे। ये क्या बोले थे कि भारत के कितने विमान गिरे? आज साबित हो गया एयरफोर्स चीफ के बाद, यह इस मामले में झूठे साबित हुए। पॉइंट नंबर 2, भारत के साथ अमेरिका की जो डील हुई, इन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सही है, तो इसका मतलब वो सो कॉल्ड युद्ध विराम, जो युद्ध विराम कभी नहीं था, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि ट्रेड डील हुई थी। अब तो साबित हो गया कि डील नहीं हुई थी। यहां पे पुनः, और ये भ्रम, असत्य और झूठ की इतनी लंबी श्रृंखला है। मैं लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर जनता को थोड़ी सी विस्मृत हो गई हो तो वो इनका कैरेक्टर देख लें। इन्होंने राफाल को लेकर झूठ बोला था, राफाल को लेकर हुए नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे झूठ बोला, वो साबित हुआ। इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी को पिछले साल 44,000 करोड़ का फायदा हुआ है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक बर्बाद हो गया, याद करिए 77,000 करोड़ का फायदा है। इन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो गया, एचएएल को 8,000 करोड़ का फायदा हुआ है और 81,000 करोड़ के उनके पाइपलाइन में, विच इज एन ऑल टाइम हाई। यानी जिसके लिए आपने कहा कि ये बर्बाद हो गया है, वो सब ऑल टाइम हाई है। अब उसके बाद अगर आप फिर भी ना समझना चाहें तो जिस इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कहने में हिचक नहीं रहे हैं, वो आपकी मेंटल स्टेट को दर्शाता है। और भारत के बारे में जो इन्होंने सेना के बारे में कहा, एयरफोर्स के बारे में कहा, आर्मी के बारे में कहा, एचएएल के बारे में कहा, एलआईसी के बारे में कहा, एसबीआई के बारे में कहा, और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कुछ कहा, वह निरंतर असत्य और झूठ साबित हुआ। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, एक दौर था जब इस देश में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज हम देख रहे हैं उन्हीं के एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले श्री राहुल गांधी जी का असत्य का भयानक रोग। तो बहरहाल आपने कांग्रेस की भी बात, राहुल गांधी की भी बात आपने सुनी। उसके बाद बीजेपी की जानिब से जो कहा जा रहा है, राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, जैसे सुधांशु ने कहा कि चाहे वो अमेरिका की डील के हवाले से बात हो, चाहे वो जंग बंदी करवाने के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप के दावे जिसकी तायद की जा रही थी,
उसका मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे LIC के तबाह हो जाने के हवाले से मामला हो, चाहे स्टेट बैंक के हवाले से मामला हो, चाहे HEL की जो है मुनाफे के हवाले से, नुकसानात के हवाले से बात हो, चाहे डील के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी उस हवाले से, वो सारी बातों में इनका कहना ये है, बीजेपी का कहना है, सुधांशु का ये कहना है कि राहुल गांधी गलत साबित हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, मुल्क में एक बहस, ये सिर्फ बहस नहीं है, कोई आम अगर बात हो, चलें कोई मतलब लोगों से हटकर कोई बात हो, आपसी कोई एलिगेशंस हो तो चल जाती है बात, लेकिन यहाँ पर तो इंतखाबात की बात है, इलेक्शन के प्रोसेस की बात है। बड़ी क्या समझते हैं आप, जो ये बहस चल रही है बहुत अहम है या ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात आई और गई हो जाती है, कोई ऐसी उतना इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है? किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में जी पहली मर्तबा एक आईनी इदारे पर शुकूक और शुबाहात के पर्दे दबीज़ होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 1951 से हमारे पास इलेक्शन होता रहा है और इलेक्शन कमीशन ने हमेशा गुज़िश्ता सालों के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही गैर जानिबदार अंदाज में और बड़े ही मुनसिफाना अंदाज में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाए, चाहे वो असम्बली के इलेक्शन हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों से इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी हो रही है, ऐसा महसूस होता है कि ये दस्तूरी इदारा बजाय मुल्क के दस्तूर के मुताबिक अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करने के हुकूमत वक्त के इशारों पर काम कर रहा है। चुनांचे अभी आपने तफसील के साथ राहुल गांधी के एक क्लिप को पेश किया है और उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने बहुत ही जो है ना मुस्तनद जो है ना आपके आदाद शुमार पेश किए हैं, जिसको अगर अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा तो लाजमी चीज़ है कि उसको साबित कर सकेंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हमारे मुल्क में पैदा हुई है। हिंदुस्तान आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अजीम जमहूरी मुल्क है और इस अजीम जमहूरी मुल्क के अंदर कभी भी इस दस्तूरी इदारे के ताल्लुक़ से जो है ना कोई उंगलियां उठाई नहीं गई थी, कभी इस पर तनकीद नहीं की गई थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसकी कारकर्दगी पूरी तरीके से मुतासिर हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन का शक के दायरे में आ जाना मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। चुनांचे आप जानते हैं कि सियासी मुफक्किरीन और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब आवाम का जो है ना इलेक्शन पर से एतमादी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि इलेक्शन जो चाहे वो रिज़ल्ट दे रहा है। अभी हम बहस कर रहे थे बिहार के ताल्लुक़ से कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि SIR के नाम पर जिस तरीके से फ़हरिस्त राय दंगान तैयार की गई वहाँ पर और जिसके जो है ना उसकी यानी उसका ऐलान भी कर दिया गया 1 अगस्त को, ड्राफ्ट जो सामने आया मुसवदा। आप जानते हैं कि 65 लाख से ज़ायद वहाँ पर जो है सो वोटर्स के जो है नाम मौजूद नहीं है उसके अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर। अब आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद को अगर आप जो है ना वोट देने के हक़ से महरूम कर देते हैं तो लाजमी चीज़ है कि जमहूरियत एक मजाक बनकर रह जाएगी। और आप देख रहे हैं कि SIR के हवाले से रोज़ाना पार्लियामेंट के अंदर कि अपोजिशन पार्टियों का मतलबा हो रहा है कि साहब इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके ये काम को किया है और उसका मकसद दरअसल अपने राय दहिंदों को का इखराज है, न कि शमूलियत है। जबकि आप जानते हैं कि जमहूरियत के अंदर जो है ना लोगों को ज़्यादा से शामिल करना चाहिए, वोट देने की तरफ उनको राग़िब करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय जो है ना इलेक्शन कमीशन लोगों को खारिज करने का काम कर रहा है। अब दूसरी जो सूरत हाल आज आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो पेश किए हमारे सामने, यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि अंधाधुन तरीक़े से लोगों को जो है ना वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि साहब एक कमरा है, अब एक कमरे में या एक मुख्तसर मकान के अंदर कितने लोग रह सकते हैं? 10 आदमी 15 आदमी रह सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने सबूत दिया बाज़ाब्ता कि 80 लोग यानी वहाँ पर वोटर के नाम वहाँ पर पाए गए हैं। बाज़ जो है सो आप देख रहे हैं कि 75 साल की खातून है और वो पहली मरतबा जो है सो अपना जो है सो नाम रजिस्टर करा रही वोटर लिस्ट में, जबकि ऑलरेडी उसका नाम पहले से मौजूद है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई, हम समझते हैं कि ये बहुत ही संगीन मसला है। आप इसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हद तक महदूद नहीं रख सकते हैं, बल्कि ये मसला जो है ना हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान लगाता है कि हुकूमत किस तरीके से दस्तूरी इदारों को अपने जो है ना दबाव में रखकर काम करने पर मजबूर कर रही है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और दस्तूर ने उसको बहुत कुछ इख्तियारात दिए हैं, लेकिन गुज़िश्ता जैसा कि राहुल गांधी ने इससे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि उन्होंने एक मजमून लिखा था कुछ महीने पहले और जिसके अंदर उन्होंने महाराष्ट्र के ताल्लुक़ से ये बात कही थी कि साहब वहाँ पर वोटों की चोरी हुई है और उसका सबूत उन्होंने गुज़िश्ता 7 अगस्त को जो अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने पेश किया है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ख़ास तौर पर जो है ना एक हल्के को उन्होंने बताया निशानदेही करके जो बेंगलुरु का है, बेंगलुरु सेंट्रल का, कि एक असम्बली हल्का जो है वहाँ पर महादूपुर
वहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि किस किस किस्म के वहाँ के जो है ना वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि सब डुप्लीकेट वोटर्स की जो तैयारी वहाँ पर हुई है, 11,000 से ज़ायद डुप्लीकेट वोटर वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी जिनका जो है ना हकीकी वोट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। फिर उसी तरीके से जानते हैं कि फ़ेक एड्रेस जो रखा गया वहाँ पर, यानी वहाँ जब पहुँचे लोग तो देखे कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे तकरीबन 40,000 जो है सो फेक एड्रेसेस वहाँ पर पाए गए हैं। फिर उसी तरीके से आप देखते हैं कि जो फ़ोटोज़ का मामला है उसका जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ है, और फॉर्म 16 आप जानते हैं कि फॉर्म 16 ऐसे लोगों के लिए जो पहली मरतबा वोट का इस्तेमाल करते हैं, यानी 18 साल की उम्र होगी, नौजवान बच्चा है तो उसको फॉर्म दिया जाता है, वो पहली मरतबा अपने वोट को जो है सो उसमें वोटर लिस्ट में नाम शामिल करता है। अब आप जानिए कि तकरीबन 33,000 से ज़ायद जो है ना उसके अंदर जो है सो यानी मिसयूज़ किया गया उसको। बहुत से लोगों ने जो है ना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको फिर से जो है सो उनको जो है सो उसमें शामिल किया गया। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है। अगर बरसर इख्तिदार हुकूमत या उसके तर्जुमान ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी सिर्फ इल्ज़ामात लगाने में माहिर है और जहां उनको शिकस्त हो जाती है वहां पर जो है सो इस किस्म के जो है ना वो सवालात खड़े करते हैं, और जहां उनको कामयाबी मिल जाती है वहां खामोशी इख्तियार करते हैं, तो बात ऐसी नहीं है। आप देखिए कि उन्होंने साबित कर दिया कि साहब किस तरीके से एक असम्बली हल्के के अंदर, अब आप जानते हैं कितने असम्बली हल्के हैं, बेशुमार, हम गिनना उसके लिए मुश्किल है। खुदा पर तेलंगाना के अंदर आप देखते हैं कि 116 हमारे असम्बली हल्के हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा असम्बली हल्के पाए जाते हैं। तो ऐसे अगर इन असम्बली हल्कों में और फिर लोकसभा के हल्कों में अगर इस किस्म की धांधली अगर हुई है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमतें अवामी मैंडेट के बुनियाद पर बरसे इख्तिदार आई हैं। लाजमी चीज़ है कि नीचे से ऊपर तक का मामला पूरा वोट चोरी का मामला पाया जाता है, और फिर जो सवालात उठाए गए हैं इन सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। अब बजाय इसके इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से ये कहा कि भाई आप हलफनामे के ज़रिए आप आइए हमारे पास, आप चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपने हलफ लिया है दस्तूर हिंद का, आप इस किस्म के इल्ज़ामात पब्लिक डोमेन में नहीं लगा सकते हैं, बल्कि जो कुछ भी है वो इलेक्शन कमीशन में आप पेश कीजिए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि एक ऐसी पार्टी का कायद जो है ना अपोजिशन का एक अहम लीडर है वहाँ पर खुद लोकसभा के अंदर, ना उनको लोकसभा में बोलने की इजाज़त दी जा रही है, ना उनको जो है सो बाहर अगर वो बात कर रहे हैं, तो लाजमी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन को भी अपनी सफाई के लिए जो सो पेश करना चाहिए। बजाय इसके उनसे ही सवाल किया जा रहा है कि आप एक हलफनामा दाखिल कीजिए और ये सारी तफसीलात पेश कीजिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने अवामी अदालत में बात को पेश किया है, अब अवाम ये फैसला करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए और आदाद शुमार के ज़रिए पेश किया, हम समझते हैं कि ये जो है सो कोई महज इल्ज़ाम तराशी नहीं है, महज कोई जो है सो सियासी फ़ायदा हासिल करना मकसद नहीं है, बल्कि मुल्क की जमहूरी निज़ाम को बचाना है। अगर मुल्क का जमहूरी निज़ाम सिर्फ इदारे कायम रह जाएँ और इदारों के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई शफाफियत बाकी नहीं रहेगी, कोई गैर जानिबदारी बाकी नहीं रहेगी, तो फिर आप जानते हैं कि इलेक्शन का होना या ना होना कोई मानी नहीं रखेगा। एक लिहाज से आप देखेंगे एक डिक्टेटरशिप आ जाएगी। आप जानते हैं कि 2014 के इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म के दस्तरास और मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने एक जुमला कहा था, एक सेंटेंस उन्होंने कहा था कि 50 साल तक कांग्रेस बरसर इख्तिदार नहीं आ सकती है। अब सियासी तजज़िया निगारों का कहना यही है कि ये जो जुमला उन्होंने कहा था कि 50 साल तक हम इख्तिदार पर रहेंगे, हमको कोई हटा नहीं सकता है, तो ये इस तरीके से ये इख्तिदार को हथियाना चाहते हैं। अवामी इनको जो है ना तायद हासिल नहीं है, वरना आप बताइए कि हज़ारों वोट जब निकल रहे हैं कि साहब ये गलत अंदाज में इसको इस्तेमाल किया गया, गलत वोटर लिस्ट बनाई गई है, और इसके बावजूद हुकूमत का ये दावा है कि साहब इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं पाई जाती है, और उनके बयानात को जो उन्होंने मश्क की है, बाज़ाब्ता टीम तैयार करके उन्होंने जो है ना एक रिसर्च करके जो बातें बयान की है उसको बिल्कुल ईजी लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहब सियासी पार्टी है और सियासी कायद हैं वो, और लिहाजा वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है ना उस पर कोई जो टस से मस नहीं हो रहा है, और बिल्कुल एक ऐसे मजहूल अंदाज के अंदर ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये कोई चीज़ हमारे पास हुई नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या वाकई दस्तूर के मुताबिक अपने फ़राज़ अंजाम दे रहा है, या फिर उस पर कोई दबाव है कि जिसकी बुनियाद पर वो जो है ना इस किस्म की धांधलियों में वो खुद रास्ते पर मुलविस हो जा रहा है। आप देखते हैं कि 1990s तक इलेक्शन कमीशन पर लोगों का बड़ा एतमाद था, ख़ासतौर पे एक चीफ इलेक्शन कमीशन गुजरे जिसका मैंने इससे पहले तस्करा किया, TN सेशन साहब, कि उन्होंने किस तरीके से उस इदारे को जो है सो उसकी साख को बाकी रखा है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर जो है ना उनसे घबराते थे, और जो है ना वो देखते थे कि साहब बहुत ही
यानी उन्होंने बड़े नज़्म के साथ और बड़े यानी दस्तूर के मुताबिक उन्होंने जो इलेक्शन कराए मुख्तलिफ मकामात पर। उस वक्त भी सियासी पार्टियां थी, उस वक्त भी किसी पार्टी को इख्तिदार मिलता था और कोई पार्टी अपोजिशन में आती थी, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी ने उस दौर में आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं उठाया। आज क्यों उठाया जा रहे हैं? इसलिए उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना अपने दस्तूरी फ़राइज़ को अंजाम देने के बजाय वो जो है ना हुकूमत को की खुशनुदी में या फिर हुकूमत के में जो फायज़ हैं बड़े बड़े ओहदों पर, उनके दबाव में यहाँ पर काम करने पर मजबूर है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होता है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन उससे ब्रेक के बाद ज़रूर मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल होगा कि अगर राहुल गांधी ठीक है पब्लिक डोमेन में उन्होंने ये बात लाई है, लेकिन जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यानी मैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं, माहिर क़ानून भी हैं, तो इसको उसूल क्या है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो अपनी सफाई पेश करे, या फिर जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो अपनी सफाई पेश करे, या सफाई से मुराद ये है कि सबूत पेश करे? क्या उसूल है क़ानूनी तौर पर, क्या पैमाना है, कैसा जो है पैरामीटर है? एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर ये दावा पब्लिक डोमेन में आप कर चुके, ठीक है, अभी किया है आपने, तो अदालत में चले जाए, अवामी अदालत में वो कानून की आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली अदालत में भी चले जाएं, वहाँ पर भी जो है ये सारी चीज़ें पेश कर दें। ठीक है, अवाम में तो आपने बात को ला दी है, तो इस हवाले से भी मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, और फिर बीजेपी जिस तरह से मुस्तरद कर रही है उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम पहले मौजू पर बात कर रहे हैं जिसका उन्वान भी हमने दिया है, जमहूरियत पर सवाल, इलेक्शन ही कठेरे में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले आपने रोशनी डाली, सारी बात की गई, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है जो मैंने ब्रेक से पहले किया कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो अदालत में चले जाएं और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पेश कर दें, सबूत अगर है तो फिर वहाँ पर साबित कर दें और मामला ताकि आगे बढ़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को एक आम आदमी नहीं है, एक आम शहरी नहीं है जी। वो एक बहुत कदीम और बहुत यानी अजीम पार्टी के वो एक लीडर है, कांग्रेस। आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई थी 1885 में, तो लाजमी चीज़ है कि तकरीबन 135-140 साल पुरानी जमात के वो कायद हैं, पहली बात। दूसरी कि वो ख़ुद लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और लाजमी चीज़ है कि वो अवाम के तर्जुमान हैं। अदालत को जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनकी पार्टी का मामला है, और लाजमी चीज़ है कि वो जाएंगे अदालत को, लेकिन उन्होंने इस मसले को अवामी अदालत में रख दिया है कि अवाम असल चीज़ है कि इस मुल्क के 140 करोड़ अवाम को इलेक्शन कमीशन धोखा दे रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। जी, उन्होंने खुद कहा है, दावा कर रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि साहब आप पूरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, अगर मैं जो है ना किसी पार्टी को वोट डाल रहा हूं और ये तवक्को रखता हूं ये पार्टी बरसख्तार आने वाली है, और सारे लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें वोट होगा, लेकिन बाद में देख रहा है कि बीजेपी कामयाब हो जा रही है। जैसा कि कर्नाटक के मामले में राहुल गांधी ने यही बात कही कि साहब हमको 16 सीटों पर पूरी तरीके से यकीन था कि हम कामयाब होने वाले वहाँ पर, लेकिन नताइज हमारे जो है ना उम्मीद के खिलाफ में है। सिर्फ हम 9 हल्कों के अंदर कामयाबी हासिल कर सके, इसकी वजह से हमको शक पैदा हुआ, और उसके बाद हमने अपना होमवर्क करना शुरू किया। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने यही बात की कि साहब हमारी पार्टी वहाँ पर आप देखते हैं कि लोकसभा के अंदर बड़ी अच्छा हमारा मुजाहरा रहा वहाँ पर, जो उनका इत्तेहाद था शरद पवार की पार्टी से, नेशनल पार्टी से और दीगर पार्टियों से, तो वहाँ पर कामयाबी। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन होता है तो पूरा वहाँ पर इंडिया ब्लॉक जो वॉश आउट हो जाता है और कोई कामयाबी उनको नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें जो है ना सोचने पर मजबूर करती है कि साहब एक पार्टी जिसको 6 महीने पहले अवामी एतमाद मिलता है और 6 महीने के बाद जो ना उसके उम्मीदवार बिल्कुल जो है सो मैदान से खत्म हो जाते हैं, तो ये दरअसल धांधलियां होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ऐसा बोल रहे नहीं, यहाँ पर आपने साबित कर दिया ना। ठीक है, नहीं वो तो काम यानी ठीक है उन्होंने पेश कर दिया है। जब तक कि जो है ये मामला, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको मामले को अदालत में ले जाएं और अदालत में ये सारी चीज़ें पेश करें। एक चीज़ हो गई, अगर वो भी नहीं कर सकते आप, अवाम के दरमियान आपने बात को रख दिया है, लेकिन अब अवाम भी क्या करेगी बताइए। अवाम को एक ही मौका होता है कि अगर वो इसको सच समझते हैं आपकी बात को, तो फिर वो इनको हटाएंगे जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको हटाने के लिए फिर वही इंतखाबात में उनको जाना पड़ेगा। अब इंतखाबात पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? मतलब फिर इंतखाबात में हिस्सा आप लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर इंतखाबात हिस्सा ना लें इंतखाबात में, मतलब कोई काम एक करें, मतलब कोई हल लोगों को भी बताएं। सिर्फ कंफ्यूज अगर कर दिया जाए तो फिर लोग क्या करेंगे? सवाल यहाँ पर ये, अदालत में जाए या फिर इंतखाबात का बाइकाट कर दें, इंतखाबात में हिस्सा ना लें,
आप नहीं। इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, फिर ये कंफ्यूज भी करेंगे, या फिर जो भी आपका दावा है वो करेंगे आप, तो लोगों को कंफ्यूज ना करें। देखिए, इसके अंदर अदालत तो अपनी जगह पर है, जी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है इस वक्त, हाँ। पार्लियामेंट का इजलास जारी है, लोकसभा का, राज्यसभा का, जी। तो हुकूमत क्यों जो है ना इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मामला है, हमारा नहीं ये है। तो सवाल है। इलेक्शन कमीशन देखिए खुद मुख्तार इदारा है देखिए, हमारे पास। इलेक्शन कमीशन जो है ना कानून से बालरतर तो नहीं है, पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है, और पार्लियामेंट जो है ना अवाम की तर्जुमानी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है। कोई भी मसला अगर उठता है तो पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन के जो भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक वाक़े का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन आपने पेश किया है, ये एक हल्के की हद तक बात है। अब आप सोचिए कि 545 जो लोकसभा के हमारे हल्के हैं वहाँ पर किस किस किस्म की धांधियाँ नहीं होंगी है। तो सबसे पहले तो इसको पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन से खुद हुकूमत को सवाल करना चाहिए कि भाई ये जो अपोजिशन पार्टियों ने जो बात कही है इसके अंदर कितनी सदाकत पाई जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है। अब इलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि साहब ये यानी मतलब है कि अगर मज़हब का केस के साथ आप हलफनामे के जरिए आप हमारे पास आइए, तो सवाल यहाँ पे क्या सियासी पार्टी जो एक अहम पार्टी है यहाँ की, जिसके वो अपोजिशन की लीडर है, वो बड़े हैं, या फिर इलेक्शन कमिश्नर के जो अहदेदार है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या दीगर कमिश्नर्स हो, वो उनसे आलातर हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन एक दस्तूरी इदारा है और दस्तूर ने उसको कुछ इख्तियार दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसकी कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सवाल यहाँ पर यह है कि 2011 के बाद से ये दस्तूरी इदारे क्यों शक के दायरे में आ गए। 2011 से पहले इस कोई सूरत हाल नहीं देखी जाती थी, वहाँ पर कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना अपने हुजूर से तजावुज़ कर रहा है या कोई बातों को छुपा रहा है जो आवाम के सामने नहीं आना चाहता है। अब आपने कहा कि भाई सबूत के लिए अदालत को जाना चाहिए, तो यहाँ पर राहुल गांधी को अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सबूत सारे पेश कर दिए। अब इलेक्शन नहीं, अब इलेक्शन कमीशन नहीं कहलाएंगे जब तक के उसको जो है कोई कानूनी जो है उस पर जो है इलेक्शन कमीशन मोहर नहीं लगेगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जाए और कहे कि साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है ना हम पर इल्जामात लगा रहे हैं, ये इल्जामात गलत है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जाए और कहे कि हमारे पास क्या उसूल है, मैं जानना चाहूंगा आपसे भी कि जो इल्जाम लगा रहा है उसको चाहिए कि इल्जाम के हवाले से वो अपने सबूत पेश करे, या जिस पर इल्जाम लग रहा है वही बेचारा जो है, बेचारा मैं कह रहा हूँ आम एतबार से, बहरहाल इलेक्शन कमीशन है तो वो खुद को जो है जाए कि मुझ पर इल्जाम लग रहा है। मतलब एक्चुअल उसूल क्या है? आम तो कानून का उसूल यही है ना कि साहब आपने कोई जो है ना कोई वाक़या हो गया, और आम उसूल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फौजदारी केस हो तो FIR दर्ज होता है, और FIR दर्ज होने के बाद जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया उसको कहा था कि आप आइए अदालत में और आप अदालत में आकर अपनी जो है ना बेगुनाही को साबित कीजिए, और अगर वो बेगुनाह साबित हो जाता है अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है, और अगर कसूर साबित हो जाता है तो लाजमी उसको सजा दी जाती है। तो लाजमी चीज़ है कि यहाँ दोनों का हिस्सा है। गुनाहगार है उसको साबित करना पड़ेगा मैं बेकसूर हूँ, उसको सबूत देना पड़ेगा, या फिर जो इल्जाम लगा रहा है उसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ, ये तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये इसी को आप कहते हैं उर्दू में इस्तिगासा। जी, इस्तिगासा का काम है कि जिसने इल्जाम लगाया वो साबित करे कि भाई फलां शख्स ने चोरी की है, तो आप उसको साबित करना है कि भाई उसने चोरी किया है, कत्ल का मामला है, समझा, अब ये चोरी का मामला है, तो आप साबित करना पड़ेगा उसको। कि इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से तो आप जानते हैं कि भाई राहुल गांधी ने ये बातें कह दी है। अब इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि भाई हम पर इल्जामात लगाए गए हैं, हम बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज में हम अपना काम कर रहे हैं, और ये अपोजिशन का गैर ज़रूरी का प्रोपेगेंडा है। तो लाजमी चीज़ है आप जाइए, आप अदालत में जाइए, या फिर उतनी दूर तो नहीं जैसा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने हक़ाइक़ को पेश किया, इलेक्शन कमीशन पेश करे उसको। हो सकता है 2-3 दिन में भाई हर चीज ऐसे ही नहीं हो जाती ना, हर चीज उसकी स्टडी होती है, क्या हो रहा है, फिर उस पर बेहतरीन जवाब आएगा, बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको देखिए, राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिनों में कहा था कि हमारे पास एक आइटम बम है, हमारे पास एक आइटम बम है और हम साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे वोटों की चोरी की है। अब उन्होंने कोई अवामी रैली में तो कोई जोशीली बात नहीं कह दी, उन्होंने किसी सेमिनार के अंदर कोई इल्मी बात तो नहीं की, उन्होंने हक़ाइक़ पेश किए बूथ वाइज तौर पर। आपने खुद अपने टीवी पर बता दिया सब लोगों को, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, हम बगैर पुष्टि करे वो उनका कौल है पेश कर रहे हैं। पुष्टि की बात देखिए, अब आप फोटोज उन्होंने बता दी ना कि भाई एक फोटो एक जगह पर भी है, दूसरी जगह भी है, नहीं तो उसका। अब आप देखिए तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ। आप जानते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार में RJD पार्टी के, और साबिक़ा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने 2 उनको ID कार्ड इशू कर दिए हैं, और उन्होंने पहला ID कार्ड बताया तो कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जाली है,
और उसके बाद उनको कहा कि नहीं भाई आप ये 2 कैसा रखते हैं, बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है। अब उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ये तो मुझे इलेक्शन कमीशन से आया है, ये गलती मैंने नहीं की है, मैंने अपने तौर पर तो कार्ड नहीं बना लिए हैं, ये आपकी गलती है कि आप जो है 2 कार्ड मेरे को इश्यू कर दिए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की बहुत सी जो है ना कमज़ोरियाँ हैं और बहुत सी जगह पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन चूंकि मामला बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया था, जिससे मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद पर राहुल गांधी ने एक टीम वर्क किया बाज़ाब्ता, और जो है एक हल्के को कंसंट्रेट करके पूरी तवज्जो उस पर मरकूज करके उन्होंने जो है ना हक़ाइक़ को दुनिया के सामने पेश किया है। चलो ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप बिहार के जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? नहीं, बिहार देखिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं लेना एक अलग मसला है, लेकिन जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन, चाहे बिहार हो चाहे आपके जो है ना इस मामले में जो किया जा रहा है यहाँ पर वोट चोरी का जो मामला हो रहा है, तो इसके अंदर पहले तो उनको ये तय करना है कि साहब आप इलेक्शन क्या सही अंदाज में कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो लाजमी चीज़ है कि अवाम का एतमाद इलेक्शन पे से उठ जाएगा। मैं सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अवाम के एतमाद के लिए, डॉक्टर साहब, अवाम के एतमाद के लिए करोड़हार रुपए के मंसूबे के साथ ईवीएम मशीनों को लॉन्च किया गया, ताकि वो जो बैलेट पेपर का पुराने दौर का मामला हुआ करता था, जिसमें बहुत धांधलियां हुआ करती थी और फिर जो है बूथ्स को जो है कैप्चर कर लिया जाता था, बहुत कुछ होता था डॉक्टर साहब। तो बहरहाल भाजपा सरकार ने, इस सरकार ने इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए देखिए डिजिटलाइज कर दिया, हर चीज को डिजिटलाइज, हर चीज हो रही है तो इसको भी कर दिया, और ईवीएम मशीनें जो है मुतारफ की, इंट्रोड्यूस किया, कितना उसके खिलाफ भी किया गया। तो फिर इस पर तो देखना चाहिए ना कि ये सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है। देखिए, आप अगर साबिक़ अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब उनको रद्दी दी जा रही है, डिजिटल जो मवाद है वो नहीं दिया जा रहा है, तो सोचना चाहिए ईवीएम जब लाई गई है तो फिर ये रद्दी दे दिया होगा, ऐसे ही रद्दी। देखिए, अगर आप गुज़िश्ता इलेक्शंस को देखेंगे जी, जब बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता था, हाँ, पेपर पर इलेक्शन होता था जी, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में, पुरसुकून अंदाज में वोटिंग भी होती थी और पूरी सियासी पार्टियों को पूरी ये उस पर एतमाद में रहता था। ये अलग बात है कि रिज़ल्ट कुछ देर से आता था, लेकिन आप देखेंगे कि पेपर बैलेट पर जिस किस्म का वोटर्स का एतमाद था वो वोटिंग मशीन पर नहीं रहा, क्योंकि वोटिंग मशीन में हेराफेरी हो सकती है और हुई है, इसको आप तस्लीम करना पड़ेगा। ईवीएम मशीन जब से आए हैं, दो तरह की बात होती है। देखें राहुल गांधी, अपोजिशन, जो जितने भी है, जब डिजिटल सिस्टम की बात की जाती है तो वहां पर बैलेट यानी पेपर की हार्ड कॉपी की बात करते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो डिजिटल जो डेटा है देना ही नहीं चाह रहे हैं और रद्दी दे रहे हैं, हार्ड कॉपी दे रहे हैं, तो एतराज कर रहे हैं, वहां पर भी एतराज कर रहे हैं, यहाँ पर भी एतराज कर रहे हैं। ये देने लेने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर बैलेट होता, बैलेट पेपर पर अगर इलेक्शन होता, आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर जो बड़ी ममालिक हैं वहां पर आज भी जो है ना आपके बैलेट पेपर है, वहां पर जो है वोटिंग मशीन नहीं है और वहाँ इलेक्शन उस अंदाज में हो रहा है। और हिंदुस्तान में आप जैसा कि मैंने कहा 1951 से हमारे पास इलेक्शन हो रहा है, कोई तालीम ज़्यादा नहीं थी हमारे पास, कोई बहुत सारे ज़राए नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन में एक शफाफियत थी और जो भी रिजल्ट आता था लोग उसको बड़े दिल के साथ कबूल कर लेते थे, सियासी पार्टियां भी कबूल करती थी। लेकिन जब से ये ईवीएम का हंगामा शुरू हुआ, आप जानते हैं कि बहुत सी पार्टियों ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये अलग बात है कि इलेक्शन का आप बाइकाट नहीं कर रहे हैं, मुख्तलिफ गोशों से ये बात भी आई है कि भाई जो सियासी पार्टियां ईवीएम की मशीन पर इतराज कर रही है, ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ईवीएम के जरिए इलेक्शन हो रहे हैं जी हो, ठीक है, तो सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे वो 3 लाख का हल्का हो, 30 लाख का हल्का हो, मतलब सारी चीजें आपको जो है डिजिटलाइज हैं, सारी चीजें महफूज हो रही हैं ईवीएम मशीन के जरिए, सब चीज़ें डेटा, कोई उतना मसला नहीं रहा कि रद्दी की रद्दी लगा दी जाए जो पहले हुआ करती थी। तो आज जो राहुल गांधी मांग रहे थे, तो जो इलेक्शन कमीशन ने रद्दी हवाले की वो मुताबिकत रखता है इलेक्शन कमीशन के यानी मौक़िफ़ के हवाले से, ईवीएम के हवाले से, या फिर डिजिटल जो डेटा है वो देना चाहिए था। चलें इस हवाले से बात कर लें, आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं देखिए, क्या होना चाहिए था? आप देखिए, आपने समझिए उन्होंने जो रद्दी दी है वो फॉर्म्स है जो आपने फिलअप किए हैं जी वोट के लिए, और यहाँ वोट डालने की बात गया, जो वोट डाला गया वो भी तो महफूज है ना। हाँ, वो महफूज है डिजिटल में,
हाँ तो वो हाँ, होना तो चाहिए वो था। आप- ये जो हुआ ये दुरुस्त आपने हुआ, वो नहीं दिया जो लोगों ने वोट डाला है। वो दुरुस्त था या ये दुरुस्त है रद्दी देना? नहीं, रद्दी देना इस बात से दुरुस्त नहीं है कि साहब उसमें मैं तो वही गलतियां पूछ रहा पकड़ी हूँ। गई, उसमें तो मालूम हो गया ना कि भाई ये फेक वोटर से अगर ये है। डिजिटलाइज दिया जाता तो क्या होता? डिजिटलाइज या तो आसानी के साथ एक हल्का नहीं बल्कि कई हल्कों में जो है ना ये काम किया जा सकता जी। था। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मामला हम सब जानते हैं कि मशीनों की हेरा फेरी हर पार्टी करती है। नहीं, वो भी allegation है डॉक्टर साहब। नहीं हम इलेक्शन कैसे कह सकते हैं? देखिए इलेक्शन नहीं सरकारी ओहदेदारों की भी बयानात है, सियासी पार्टियों के बयानात है, और जहां पर जो आदमी खासतौर पर जो पार्टी हार जाती है वो बराबर ये कहती है कि साहब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन आम तौर पर आप जानते हैं कि ईवीएम मशीनों में भी कई मुकामात पर ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी और पार्टी को वोट दिया, बटन दबाया, लेकिन वोट पड़ गया बीजेपी को। ऐसे भी मिसालें सामने आई है। तो ये सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए इंसानी दिमाग और इंसान जो काम कर सकता है वो मशीन नहीं कर सकती है, इसको तो आप तस्लीम करना पड़ेगा। आज हम बहुत बात कर रहे हैं, नहीं आज हम बहुत कर सकती है, इंटेंशन अच्छा हो तो कर सकती है। सारे आपके बैंक के खाते के 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो सकता। नहीं उसमें बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं ना, वो स्कैम देखिए हो रहे करोड़ों हैं, रुपए लोगों वो के अलग चले शक्ल जा रहे है, हो रहे हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि आप वो इंटेलिजेंस की, कौन सी इंटेलिजेंस है वो आपकी, समझन मसनूई जहानत की बात कर रहे हैं, AI की, समझन आप कि मसनूई जहानत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। अभी जो आगाज हुआ है और लोगों ने ये कहा कि साहब ये मसनूई जहानत का जो मामला है ये बहुत ही खतरनाक है और इससे बजाय इंसानियत को फ़ायदा होने के नुकसानात के भी बहुत ज़्यादा अंदेशे पाए जा रहे हैं, क्योंकि इंसानी जहन जो सोचता है वो मशीन नहीं सोचता है। आप मसनूई तौर पर जो है हर काम को नहीं कर सकते हैं, और उसके जरिए से आप देख रहे हैं कि धोखाधड़ी के, फ्रॉड के कितने वाक़यात आप हमारे सामने आ रहे हैं। तो नहीं फायदा का परसेंटेज ज़ायद है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है फायदा, अंदेशे तो हर चीज में नहीं बैलेट में भी है। तो लेकिन इंटेंशन अगर अच्छा हो बिल्कुल तो फिर वो मशीन भी जो है आपके साथ ईमानदारी से काम करेगी। बिल्कुल ये बात है। लेकिन इंटेंशन पर है कि इंटेंशन अगर गलत हो तो बैलेट भी जो है आपका पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपकी नीयत पे है और आपके इस पे, और हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी तो अपने मकाम पर, हाँ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे। हम कोई ये नहीं करेगा नहीं करना चाहिए, आप बराबर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सियासी पार्टियों का अगर मुतालबा है कि साहब आप जो है ना वो दे दीजिए हमको, उसमें कितने वोट पड़े हैं, मशीन हमको बता दीजिए ताकि हम डिजिटल तरीके से हम उसको जैसे जांच कर सकें। आप उसके अंदर इलेक्शन कमीशन पीछे हट जा रहा है, तो इससे ये मालूम होता है कि कुछ ना कुछ बहरहाल वहाँ पर दाल में काला है। ठीक है, बहरहाल अब ये बात कैसे साबित होगी और क्या होगा आगे, लोगों को हम तो यही बोलेंगे कि भाई जैसे जमहूरियत के सुतून की अगर हम बात करें तो बहैसियत सहाफ़ी और सहाफ़ती फ़राइज़ से जुड़े रहने के एतबार से हम यही कहेंगे कि लोगों को कंफ्यूज ना किया जाए। लोगों के जो एतमाद है जमहूरियत के हवाले से, तो वो अगर मुतज़लज़ल हो जाएगा तो फिर किस चीज़ की जो है जमहूरियत रह जाएगी। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अपोजिशन हो, सवाल खड़ा करने वाले हों, वो इस मामले को जल्द से जल्द हल करें और बताएं लोगों के सामने कि ये किस तरह का मामला हो रहा है। यानी जमहूरियत, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है या फिर कुछ मामला कुछ और हो चुका है या हो रहा है। लोगों को खुदारा जो है कंफ्यूज ना होने दें, इनके एतमाद को मजबूत करें, ये हमारा मकसद है। बिल्कुल। अब हम रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी ख़बर, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो क़त्ल-ए-आम जो 8 अक्टूबर 2023 से जारी है, मुसलसल जारी है। अब इंतहा ये हो गई है कि भूखे प्यासों को मारा जा रहा है। भूख और प्यास को हथियार के तौर पर इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में जो इंसानियत का दम भरने वाले बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो सारे के सारे इजराइल के आगे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अब काबीना में इजराइल की नाजायज़ काबीना में फ़ैसला लिया गया है कि गज़ा पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा और हमास का मुहासरा किया जाएगा। अब तक क्या कर रहे थे लोग? यकीनन गाज़ा की सूरत हाल दिन ब दिन बहुत ही ख़तरनाक बल्कि संगीन होती जा रही है जी, और दुनिया खामोश तमाशाई बनकर अपनी बेज़मीरी का सबूत दे रही है। 8 अक्टूबर 2023 से जिस तरीक़े से इसराइल अपनी नंगी जारहियत पर उतर आया है, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 70,000 वहाँ पर फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 20 से 25,000 तक मासूम बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। और फिर आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है। और इस दौरान में दो चीज़ें अभी इस हालिया अरसे के अंदर हमने देखा है कि साहब उसके अंदर कहा जा रहा है कि 2 स्टेट फार्मूला भी एक बात आई है कि 2 रियासती
फार्मूला पेश किया गया है। कहा गया कि भाई कुछ इलाका फ़लस्तीन को दे दिया जाए, कुछ इलाका जो है ना इसराइल को दे दिया जाए। इसमें फ़्रांस बहुत आगे है और सितंबर में जब अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास शुरू होगा तो उसमें ये तजवीज़ पेश की जाने वाली है और कहा जाने वाला है कि भाई इस मसले का ये हल है। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही आ रहा है कि सब फ़लस्तीन तो शुरू से फ़लस्तीनियों का रहा है। 1948 से पहले इसराइल का कोई वजूद वहाँ पर नहीं था। ये तो बरतानिया और अमेरिका की साजिश का नतीजा है कि उन्होंने 14 मई 1948 को जो है एक नाजायज़ ममलिकत फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर कायम की और आज आप जो है ना चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दे दिया है। अमलन आप देख रहे हैं कि 80% फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है। सिर्फ 41 किलोमीटर की जो पट्टी है गाज़ा की, उसमें जो है ना आपके जो है सो फ़लस्तीनी फंसे हुए हैं और उस पर भी जो है सो आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अब इसराइल में नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता करारदाद मंजूर करा ली वहाँ पर, आज जबकि मुखालिफत हुई वहाँ पर। उसकी कैबिनेट में भी लोगों ने कहा कि ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि आप जो है सो गाज़ा की तरफ पेशकदमी करेंगे और गाज़ा का मुहासरा कर लेंगे और पूरे उस इलाके को अपने अंडर यानी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से उनको वहाँ से बेदखल करने की जो साजिश रचाई जा रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अगरचे कि बहुत से ममालिक लफ्जी तौर पर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसराइल की इस जारियत को रोकने के कोई मुल्क आगे नहीं आ रहा है। और अमेरिका ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाई इसराइल इस मामले में आज़ाद है। अगर वो कोई ऐसी कारस्तानी करता है तो बहरहाल हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। जबकि दीगर ममालिक ने कहा कि भाई ये चीज़ बहुत ही यानी पूरे जैसे मशरिक़ वस्ता को जैसे धमाकू सूरत हाल में ला देगी। 140 से ज़ायद ममालिक आप जानते हैं कि फ़लस्तीन को बहैसियत एक रियासत के तस्लीम कर चुके हैं और हमास ने भी ऐलान किया है कि हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि एक आज़ाद खुद मुख्तार हमारी जो है ना फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई, आपने सवाल किया कि भाई 22 महीने से आप वहाँ पर बमबारी कर रहे हैं लेकिन आप जो है ना गाज़ा में दाखिल नहीं हो सके। आप इसराइल की फौज नहीं, ज़मीनी फौज दाखिल नहीं हो सकी, आप ऊपर से बमबारी कर रहे हैं। आप इंतहा यानी देखिए, आप जुल्म की इंतहा देखिए कि जो लोग ग़िज़ा लेने के लिए ठहरे हुए हैं, पानी लेने के लिए ठहरे, उनको तो जो है सो आप जो है सो उन पर बम बरसा रहे हैं। इससे बढ़कर बर्बरियत, उससे बढ़कर हैवानियत और क्या हो सकती है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसराइल ये चाहता है कि किसी तरीके से फ़लस्तीनियों में भूख का उनके अंदर माहौल पैदा करके, प्यास में मुब्तला करके उनको जो है ना इस तरीके से यानी बेदम कर दिया जाए, उसके बाद वहाँ पर कब्जा किया जाए। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि हमास जब तक है वहाँ पर वो इसका मुकाबला करती रहेगी और इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। के जरिए तो इसराइल नाकाम हो चुका है। बिल्कुल, जो फ़लस्तीनियों के अज़्म व इरादा है, जिस तरह से अभी हम ताज़ी अगर हम बात करें तो अभी जो ये इन्होंने काबीना में जो मंजूरी की है, तो उसके बाद भी आम फ़लस्तीनी, मैं यानी हमास वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अल-क़स्साम ब्रिगेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आम फ़लस्तीनियों के ये जज्बात सामने आए हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इसी सरजमीन में रहेंगे। जिंदा भी रहेंगे तो यहीं, मरेंगे भी तो यहीं, निकलेंगे नहीं, यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। तो ये उनका अज़्म व इरादा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इजराइल तो नाकाम हो गया है, सारी ताकत लगाकर भी फ़लस्तीनियों के अज़्म को, इरादे को, उनके हौसले को जो है तोड़ने में नाकाम रहा है। अब होती है मक्कारी अय्यारी, ये होती है कि अब जिस तरह से काबीना ने मंजूरी दे दी है तो अब ये इम्कानात या फिर इस तरह की बातें सामने आ रही है कि हम कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से बात की जा रही है कि कब्जा किस तरह से किया जा सकता है, कंट्रोल कर रहे हैं हम, और फिर आप ही के लोगों को लाकर यहाँ पर बिठाएंगे, उनको कंट्रोल देंगे, अल-फतह को देंगे या फिर अरब हुक्मरानों को देंगे किसी भी तरह से कि भाई अब आप जिम्मेदार हैं, आप यहाँ के मामलात को देखें। और अब अगर कोई होती है बात तो फिर ये हमास की जो है इस पर जिम्मेदारी आयद होगी। तो इसके लिए कुछ कहीं कहीं से बातें भी चल रही हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। तो बताएं आप क्या करेंगे फिर फ़लस्तीनी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो असल वहाँ का फरीक है वो हमास है इस वक्त। जी, फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीनी है असल में। वो क्या चाहते हैं? और नहीं, जैसा कि आपने खुद कहा कि देखिए मेरे घर पर अगर कोई कब्जा कर रहा है जी, तो लाजमी चीज़ है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, माल करूंगा, लेकिन मैं अपने जो है ना अपने मकान पर या अपने जो है ना किसी भी जायदाद पर किसी को हाफिज होने की कोशिश नहीं करूंगा। को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिरी हद तक मैं कुछ नहीं, ये तो देखिए आपके हमदर्द, ये बड़े प्यारे प्यारे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसराइल की मक्कारी है जी। देखिए इसराइल जो है ना ये एक शातिराना के साथ आएंगे, ग़िज़ा लेके आएंगे, एक शातिराना चाल ये चल रहा है कि साहब हमास को हटा दिया जाए, हमास को जो है सो मैदान से हटा दिया जाए। दौलत के अंबार लेके आएंगे गजा में। नहीं, कोई नहीं लाता दौलत के अंबार, अरब आएंगे, अरब हुक्मरान आएंगे। ये कोशिश ये होगी कि साहब पूरे इलाके को अपने अंडर में ले लिया जाए, क्योंकि आप इजराइल डायरेक्ट नहीं ले सकते, नहीं लेगा, नहीं वक्ती तौर पर नहीं लेगा,
जी। लेकिन बाद में बहरहाल उसका मकसद देखिए इसराइल ने बहुत पहले मंसूबा बना लिया है कि अजीम तर इसराइल, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब वो लोग देख रहे हैं। और ये समझना कि साहब वहाँ पर सऊदी अरब का कोई नुमाइंदा आ जाएगा या फिर वहाँ मिस्र की एक तरफ से कोई जो है सो वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करेगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वहाँ हमास ने और फ़लस्तीनी जियालों ने जिस तरीके से मुकाबला किया इसराइल का, वो इसराइल खौफ का शिकार में है। और उस दहशत के आलम में चाहता कि साहब अगर हम इनसे इसी तरीके से पंगा लेते रहेंगे तो लाजमी चीज़ है कि सारी ताकत रखने के बावजूद हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा एक नया पैंतरा इसराइल ने इख्तियार किया है, कहा कि साहब हम वहाँ पे जाएंगे लेकिन हम हुकूमत नहीं कायम करेंगे, हम जो है ना अरबों को लाकर बसाएंगे। तो ये सारी बात बसाएंगे नहीं, कंट्रोल देंगे। हाँ, कंट्रोल नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनी इस पर कभी भी राजी नहीं होंगे। और आप अखबारात में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने कह दिया, जैसा कि आपने कुछ जुमला कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम जो है ना इस इलाके को खाली नहीं करेंगे, आखिरी वक्त तक हम यहाँ पर लड़ेंगे। तो ये सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से उसके बहुत से वज़रा ने भी इसकी मुखालफत की है। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से ममालिक इस वक्त सामने आ रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, आपकी चाइना हो या फिर दूसरे दीगर ममालिक हो। उन्होंने कहा कि ये इसराइल का जो मंसूबा है ये बहुत ही जो है ना पूरी दुनिया के अमन को जो है तहवाला कर देगा। और आप देखेंगे कि 22 महीने के अंदर जो खूनरेज़ी नहीं, उससे ज़्यादा वहाँ पर हालात और बिगड़ जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी इसराइल के वज़ीर आज़म पर आएगी, ना कि फ़लस्तीनियों पर आएगी, क्योंकि वो जंग का माहौल पैदा कर रहा है। 1 मिनट है तो मगर मामला यही चलता रहेगा। दुनिया सारी ज़ुबानी जमा खर्च करेगी, कॉन्फ्रेंसें होंगी, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी हो जाएगा, लेकिन तन्हा यानी फ़लस्तीनी ही वहाँ पर रहेंगे, निहत्ते फ़लस्तीनी ही रहेंगे जो इजराइल से मुकाबला करते रहेंगे, बल्कि शहादतें अपनी पेश करते रहेंगे। ये दुनिया कुछ नहीं करेगी। राज तौर पर इजराइल को जिस तरह से रोकना चाहिए वो नहीं रोकेगी, बस कुदरत की तरफ से ही कोई फैसला हो, बस ये बात है। क्या लग रहा है आपको? मैं जानना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना हो जाता और इसराइल का कब्ज़ा इतना आसान होता तो 23 अक्टूबर से आप देखते हैं 8 अक्टूबर को उसने हमला किया जी। और अक्टूबर 2023 के ख़त्म से पहले वहाँ सब कुछ हो जाना चाहिए था। दुनिया यही समझ रही थी ना कि साहब हमास तो एक मज़ाहमती तहरीक है, कोई स्टेट नहीं है, कोई उसकी फ़ौज नहीं है, और फ़लस्तीनी भी बिल्कुल निहत्ते हैं। 1 महीने के अंदर जो है ना फ़लस्तीनियों को सफ़ेस्ती से मिटा दिया जाएगा और वहाँ पर इसराइल का कब्ज़ा हो जाएगा। ये तो दुनिया सोच रही थी और सबको ये अंदेशे थे। लेकिन आपने देखा कि कुदरत का करिश्मा कि 22 महीने गुजर गए हैं और आज भी जो है ना फ़लस्तीनी महाज पर डटे हुए हैं। ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं, कोई वहाँ पर अब ज़िंदगी की रमक बाकी नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद ग़ुलामी का तौक़ वो लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ऐसी जालिम ताकत को जो बैतुल मक़दस की पामाली की ज़िम्मेदार है, जो फ़लस्तीन जैसे मुक़द्दस सरज़मीन पर अपने नापाक पंजों को गाड़ना चाहती है, उसके ख़िलाफ़ में वो लोग खड़े हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीनी कोई दुनियावी मफाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो जो है ना जिस अजीमत का और जिस इस्तिक़ामत का जो सबूत दे रहे हैं, उनके सामने एक आला तरीन मकसद है और उस मकसद को हासिल करने के लिए वो ऐसी कई जानों को अपना जो है ना कुर्बान के लिए तैयार है। और आप याद रख लीजिए, मस्जिद अक़सा का मामला है, बैतुल मुक़द्दस का मामला है, सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनियों का फरीज़ा है। तो बहरहाल उनके हौसले की वजह से, उनकी तारीफ करते हुए उनके हाल पर उनको छोड़ा जाएगा, नहीं ये रहेगी बात। ये तो हमारी बदबख्ती है, अरब हुक्मरानों की बदबख्ती है, मुस्लिम ममालिक की बदबख्ती है कि वो जो है ना इस वक्त इस तारीख के एक नाजुक घड़ी में, जबकि उनको फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए था, हर लिहाज से मैदान में आकर वो नहीं आकर खामोशी इख्तियार की है, उसका ख़िमियाज़ा भी उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फ़लस्तीनी अपनी जद्दोजहद में कामयाब होंगे, ये हमारा यकीन है। और यकीनन इसराइल के वहाँ पर जो नापाक अज़ाइम है वो यकीनन उसको शिकस्त फाश होगी। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत उसके साथ है, लेकिन आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हमेशा बदलते जा रहे हैं। कभी वो गुस्से में आकर इसराइल कुछ कह दे रहा, कभी कह रहा कि हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। तो ये जो बौखलाहट आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये दरअसल फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद का नतीजा है। वरना आप जानते हैं कि ये पूरे ममालिक वहाँ पर इकट्ठा थे और वो निहत्ते लोग गुज़िश्ता 22 महीने से आप जानते हैं कि तकरीबन 690 दिन हो चुके हैं मुसलसिल वहाँ बमबारी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई एक खबर मुझे आप बता दीजिए कि फ़लस्तीनियों ने ये कहा कि साहब हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल ये सूरत हाल है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है फ़लस्तीनियों ही का यानी जिम्मेदारी, उनके फरीज़ा नहीं है, बल्कि सारी मुस्लिम दुनिया का फरीज़ा है कि वो जिस चीज़ के लिए, जिस मामले के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका नहीं है, इसके हवाले से सवाल सभी से होगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने ख़िताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।